अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूं और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री कराची के सदर जनाब महमूद हामिद साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपके इल्म है कि पूरे मुल्क में जो है महंगाई उरूज पर है, इसके अलावा अमन व अमान का मसला है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ताजिरों के मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब महमूद हामिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम महमूद हामिद साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। महमूद हामिद साहब, आपके पहले भी कई इंटरव्यूज़ हम कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमने आपसे गुफ्तगू करनी है वो महंगाई के हवाले से है और ताजिरों को दरपेश मसाइल के हवाले से। इससे पहले हम आपसे कोरोना के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, मार्केटें बंद थीं, उसके हवाले से पहली लहर जो आई थी, फिर दूसरी लहर में भी कुछ लॉकडाउन हुआ, उसके हवाले से हम आपसे तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पूरे मुल्क में, सबसे पहले ये बताएं कि जो महंगाई है उरूज पर है अपने ना, तो हुकूमत से आपको क्या तवक्कुआत थी और क्या वो तवक्कुआत जो है हुकूमत उन पर पूरा उतर सकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात के इज़हार का। देखिए ज़ैन साहब, मसला ये है कि जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि तवक्कुआत, आवाम की तवक्कुआत और ताजरों की तवक्कुआत पर हुकूमत पूरी उतरी है या नहीं, तो वो तो मैं नहायत अफसोस के साथ कहता हूँ कि जितनी तवक्कुआत लोगों ने की थी उसका मेरे ख़्याल है अशर भी उनको नहीं मिला, बल्कि ये कि उसका नेगेटिव इम्पेक्ट आया है। और ये जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि महंगाई के अंदर बुनियादी जो किरदार अदा होता है वो बिजली है, पेट्रोल है और गैस है। ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हर चीज़ पे असरअंदाज होती हैं। पैदावारी लागत के अंदर भी इसका असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी इसका असर पड़ता है, और इसी तरह ये जो मवासलात का मामला है इस पे भी उसके असरात पड़ते हैं। तो नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि जिस ज़माने में पेट्रोल की कीमत जो है वो दुनिया के अंदर कम हुई, तो उस शरह से हमारे यहाँ कमी नहीं हुई। और इसी तरह बिजली के मामले में भी, इसी तरह गैस के मामले में भी। तो और बिजली और गैस के मामले में तो हमारे साथ ये अलमिया है कि जो लूट मार सरकारी सतह पे हो रही है और सरकारी सरपरस्ती में हो रही है, कि आप ये देखें ना कि 80 गज़ के मकान का बिल जो 600 और 800 रुपये आया करता था वो इस वक्त 8 से 10 हज़ार है। और फिर उसमें लूट मार है, उसमें खुली छूट दी गई है कि इलेक्ट्रिक को। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जो बिजली महंगी की जा रही है उससे असर पड़ेगा काफ़ी ताजिरों पर और आम लोगों पर? जी हाँ, देखिए ना, बात यह है कि जब मैं एक बिजली से एक कारखाना चला रहा हूँ, एक मशीन चला रहा हूँ, तो ज़ाहिर है उसके असरात तो उसकी कॉस्ट किस पे आएगी? उस चीज़ पर आएगी ना। गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसकी प्रोडक्शन पे आएगी, अगर कोई चीज़ खाने पीने की है उसके ऊपर आएगी। तो ये बुनियादी चीज़ अदा करती है। इसी तरह पेट्रोल है और डीज़ल है। मैं अगर मार्केट से कोई माल लेकर आता हूँ तो उसकी वो कॉस्ट में ऐड होगी। अब जब पेट्रोल उसको महंगा मिलेगा सुजुकी वाले को, ट्रक वाले को, तो वो उसके अंदर किराए को बढ़ाएगा। किराए की जो है वो इस वक्त शरह जो है वो दुगनी और तिगनी हो गई है। तो ये मवासलात के निज़ाम के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसी तरह गैस के मामला है। गैस के मामले में हालांकि गैस जो है हमारे मुल्क को मिली हुई एक कुदरती नेमत है, उसके मामले में भी हमारे साथ जो है वो बड़ा जुल्म है। अब इन्होंने स्लैब सिस्टम कर दिया है कि आप इतने यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो इतना, और अगर दूसरे स्लैब में जाएंगे तो दुगना, और तीसरे स्लैब में जाएंगे तो फिर आपको ज़िबा ही कर देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इससे आवाम पे असर पड़ता है और ये माइंडसेट ज़ाहिर करता है कि जो हुक्मरानों का माइंडसेट है वो क्या है। ये जो इमरान खान साहब पहले दावा करते थे ना कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो उसका वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार है, अगर गैस की कीमत बढ़ रही है तो उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है और हुकूमत है।
लेकिन ये कि अब वो इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं कर रहे। बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने तो ये कहा था कि जिस मुल्क में महंगाई हो समझ लो उसका वज़ीर आज़म चोर है। जी हाँ, इसी किस्म के बयानात आते थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इस सतह पर कोई चीज़, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई प्लानिंग नहीं हो रही कि आवाम को इस तरफ से कोई रिलीफ मिले। तो आवाम दोहरी चक्की में पिस रहे हैं। मतलब एक जानिब ये कि ये जो इनके नर्ख बढ़ रहे हैं वो अदा कर रहे हैं, फिर ये कि वो अशियाए ज़रूरत के ऊपर पैदावारी लागत बढ़ रही है और मवासलात का निज़ाम बढ़ रहा है। आप ये देखें कि इस वक्त कराची के अंदर अगर एक ख़ानदान के 5 अफराद को अगर कहीं जाना हो ड्यूटी के ऊपर या स्कूल कॉलेजों में, तो उनका ख़र्चा 800,000 रुपये है। 800,000 रुपये उसकी आमदनी नहीं है। तो ये इतना ज़्यादा जुल्म है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि एक तो ये सरकारी सतह पे इन मेन चीज़ों को भी आपने कंट्रोल नहीं किया है। दूसरा ये है कि आपने माफियाज़ को खुली छूट दी हुई है। उसका एतराफ़ करते हैं वज़ीर आज़म बरमला एतराफ़ करते हैं कि चीनी का माफिया है जो उसकी कीमत को 70 रुपये से 110 रुपये पे ले गया, फिर कंट्रोल हुआ तो 80 पे आया, उसके बाद फिर वो ऊपर जा रहा है। इसी तरह आटा है, इसी तरह दालें हैं, इसी तरह आप इस वक्त देखें घी की कीमत बुनियादी ज़रूरत है ना 250 से करा। जी हाँ, 250 से और 265 रुपये खुला तेल मिल रहा है। और जो ब्रांडेड है वो तो उसकी कीमतें तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं। तो कहने चीनी भी महंगी हो गई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि बात हुक्मरान जो हैं वो कोई दर्द दिल नहीं रखते। मैं इसमें आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि अभी 3 रोज़ पहले की बात है कि हमारे वज़ीर तवानाई ने ख़िताब किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसमें असद उमर साहब भी मौजूद थे और उसके अंदर हमारे ये ताबिश गौर साहब जो के इलेक्ट्रिक से तोहफ़तन वहाँ गए हैं और एडवाइज़र बन गए हैं वज़ीर आज़म के। पहले वो यहाँ आवाम का खून निचोड़ते रहे और अब वो वज़ीर आज़म के मुशीर बन गए। तो वहाँ ये ख़बर सुनाई उन्होंने कि हमने तमाम IPP से मीटिंग की है, मुशावरत की है और उनसे कहा है कि हम आपके जो साबिक़ा रेट है वो नहीं दे सकते, आप इन रेट्स को कम करें। अच्छा, वो रेट जो हैं वो IPPs ने जो बनाए हैं वो बाकायदा बारगेनिंग से बने हैं और बेनज़ीर दौर में भी यही हुआ कि उन्होंने कमीशन खाया, फिर नवाज़ शरीफ आए उन्होंने कमीशन खाया और उसके अंदर इतना ज़्यादा किकबैक्स लिया गया और इतनी ज़्यादा चोर बाज़ारी हुई कि कौमी ख़जाने का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जी हम उसको कौमी ख़जाने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमने मुआहदा कर लिया और 450 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। क्या बड़ी अच्छी बात है, 450 अरब रुपए की बचत हो रही है तो इसका कोई ना कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम तो मैं ख़बर देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मैंने कहा चलो भाई कोई खुशखबरी की मतलब इत्तला आ रही है, कोई खुशखबरी होगी। खुशखबरी ये सुनाई कि ये आप कमी कर रहे हैं, लिहाजा आवाम को एक कुर्बानी देना पड़ेगी, 1 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा देंगे। ये शर्म की बात है कि आप एक जानिब कह रहे हैं कि हमने लोगों को रिलीफ दिला दिया, आवाम को आप क्या दे रहे हैं, ताजरों को आप क्या दे रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप 100% में से अगर हुकूमत को कितने मार्क्स आप देंगे, कितने % कामयाब हुई है, कितने % नाकाम है? कितने मैं जो कहता हूँ 100% नाकाम है। मैं तो बिल्कुल, देखें आप एहतिसाब का मामला देख लीजिए। आप ये बताएं कि ये प्री बारगेनिंग क्या होती है, या आपने चोरों को आपने रियायतें दे दी। आप भाई चोरी तो उस वक्त रुकेगी इस मुल्क में जब आप उनको लटकाएंगे चौक पे, उनको निशाने इबरत बनाएंगे। आप उनसे प्री बारगेन करते हैं कि साहब, और वो अभी लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं ना मुसलसल कि वो एहतसाब कर रहे हैं और ये इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। देखिए, एहतिसाब दावों से नहीं होता है, एहतिसाब जो है वो नज़र आता है। जिस तरह कहते हैं ना अदल है, अदल हो रहा है, अदल जो है वो साबित नहीं करना पड़ता कि हम अदल करें, अदल नज़र आता है, इंसाफ नज़र आता है। तो वो कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए, बात ये है कि मुझे इस वक्त एक काजी हुसैन अहमद साहब का एक कॉल याद आ रहा है कि उनकी तकरीर का इक़्तिबास किसी ने शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि अगर
तुमसे लोगों को मुखातिब करके कहा कि अगर लोग तुमसे कहें, अगर नवाज शरीफ तुमसे कहे कि आवाम का दौर आ गया है और आवाम बहुत खुशहाल हो गए हैं, तो हरगिज़ ना मानना। अगर बेनज़ीर भुट्टो तुमसे ये कहे कि अवामी दौर आ गया है और बस बारिश हो रही है, खून की बारिश हो रही है, तो नहीं मानना। और अगर मैं कहूँ कि इनकलाब आ गया, मुल्क के अंदर तब्दीली आ गई है और गरीबों की तो जय जय हो गई है और बड़ी खून बरस रही है, कभी मत मानना। कहने लगा मानना उस वक़्त जब यहाँ के गरीब आदमी का तर्ज़ ज़िंदगी बदल जाए, जब यहाँ का ठेले वाले ये सुकून महसूस करे कि मैं आज जो रोज़ी कमा के जा रहा हूँ, इससे मैं अपने बच्चों का पेट भर लूँगा। मैं आज पुलिस के जुल्म से, पुलिस के भत्ते से और बल्दियाती अहलकारों के भत्तों से बच गया हूँ, और वो कहे हाँ जी आज मुझे जो है रिलीफ मिल गया है। तो रिलीफ इन दावों से नहीं आता, रिलीफ नज़र आएगा। तो महमूद साहब, हालात कैसे ठीक होंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, हालात ठीक बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ठीक नहीं होंगे, इसलिए कि जब हम करप्शन के कहानियाँ सुनते हैं और जिसको देखते हैं वो करप्शन में डूबा हुआ है, तो नज़र आता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन ये कि मुझे उम्मीद ये है कि जहाँ बार बार के इलेक्शन के बाद अब लोगों को पहचान तो हुई है कि कौन चोर है और कौन बेईमान है और कौन हमें रिलीफ दे सकता है, तो ये एक आध इलेक्शन के बाद जो है इंशाल्लाह, अगर फेयर इलेक्शन हुए मुल्क के अंदर, वहाँ पर भी तो 2 नंबर ही है ना। अगर फेयर इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह लोगों में शऊर आएगा। देखिए ना, हमारा वोटर जो है उतना सियासी शऊर नहीं रखता जितना सियासी शऊर इंडिया के वोटर के अंदर है। उसको पहचान है, इसलिए कि वहाँ इलेक्शन का तसलसल रहा है। हमारे यहाँ ये हुआ कि इलेक्शन के बाद आमरीत आ गई, फ़ौजी हुकूमत आ गई, और वो फिर वो तसलसल नहीं रहा। अब ये 2-2 बार और 3-3 बार करने के बाद अब लोग पहचान गए कि नवाज शरीफ कितना खाता है और कितना लगाता है, और जरदारी जो है कितना खाता है और कितना लगाता है। ये शऊर आएगा, और मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद ही लोग जो है ना इनकी गिरबानों को पकड़ेंगे। लूट मार की इंतहा होती है ना अभी, अब तो हद से ज़्यादा गुजर गया मामला। अच्छा महमूद साहब, ये बताएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कैसी है, और क्या इसमें बेहतरी आप तजवीज़ देते हैं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए जनाब, कराची तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बड़े ही ख़तरनाक दौर से गुज़रा है कि जब लोग जो है वो घरों से निकलते थे तो वो उनको यकीन नहीं होता था कि हम सलामती के साथ घर वापस आ जाएंगे, और दुआएं भी पढ़ते थे और मतलब ये कि विर्द भी करते हुए जाते थे। और हकीकत ये थी कि उस वक़्त जो भत्ताखोरी थी, जो क़त्ल व गारतगरी का राज था, जो अगवा बराए तावान था, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो यहाँ पर हर मुख्तदिर हलकों ने जब फ़ैसला किया और उसको ऑपरेशन किया और उस भत्ताखोरी को लगाम दिया, और इसमें मैं समझता हूँ कि रंजस का किरदार बहुत ज़बरदस्त किरदार है, हमारी पुलिस का किरदार है। हमारे पुलिस के लोगों पे हम तनक़ीद करते हैं, ज़रूर करना चाहिए, पुलिस के अंदर ख़राबियाँ भी हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर पुलिस के जवानों ने अपनी जानें दी हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब दोबारा वो उस तरफ तो बढ़ रहे हैं हम। आप ये देखें कि परसों जो है यहाँ एम ए जिना रोड के ऊपर वो डाकुओं ने 15 लाख रुपए लूटे, और वो उसने ताजिर था, दानिश नौजवान था, उसने जज्बात में आके उसको स्टूल मारा तो उन्होंने फायर किया, उसको शहीद हो गया वो। इसी तरह स्नैचिंग के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, इसी तरह जराइम बढ़ रहे हैं। तो वजह ये है कि जो कहा गया था कि हम जिस तरह ट्रेनिंग कर रही थी रेंजर्स और फ़ौज पुलिस को, कि हम इनसे पुलिस को इतनी तरबियत याफ्ता कर देंगे कि वो इनसे जराइम पेशा लोगों से निपट सकेंगे, वो तरबियत तो कर दी, लेकिन हमारे यहाँ का जो तफ्शीशी निज़ाम है वो फरसूदा है। यानी आप ये देखें ना कि
गैंग वार के जो सरगना है, जिसके बारे में सब जानते हैं कि इनके क्या कारनामे हैं, उनके बारे में आप देख रहे हैं कि फ़ैसले आ रहे हैं, उनको बरी किया जा रहा है कि हमारा तफ्तीशी निज़ाम ख़राब है। तो उस तफ्तीशी निज़ाम से मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। कुछ उनका खौफ भी है, लेकिन ये कि तफ्तीशी निज़ाम में खराबियाँ हैं, उसमें मतलब क्या समझते हैं आप, इस्लाहात आनी चाहिए इसमें, क्या क्या तरीका हो सकता है? देखिए, इसमें जो है, एक तो ये कि वहाँ पे जो तरबियत याफ्ता लोग हैं ना, उनकी कमी है। पुलिस के अंदर कमी है, पुलिस के अंदर नफरी नहीं है। दो अब तफ्तीशी निज़ाम देखें, तफ्तीशी अफसर जो होता है ना, वो जज को कायल कर रहा होता है, तो उसमें इतनी काबिलियत तो हो कि वो अपने मौक़िफ़ को सही पेश कर सके। तो या मैं समझता हूँ कि यहाँ के तफ्तीशी अफसरान में कतई सलाहियत नहीं है, इल्ला कोई होंगे कोई इक्का दुक्का। फिर ये कि करप्शन का अंसर आ जाता है। वो जो मुजरिम होता है, वो जो जराइम पेशा लोग होते हैं, वो उसको डरा के या उसको कुछ मतलब रिश्वत दे के उसको कमज़ोर बनाते हैं। आप अच्छा, ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं है, आप नैब के केसेस में देख लें कि नैब के केसेस में भी यही होता है कि जो उनका तफ्तीशी निज़ाम है, वहाँ पर भी कमज़ोरियाँ हैं और ख़राबियाँ हैं, जिसकी वजह से जराइम पेशा लोगों को जिस तरह सज़ाएँ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। तो कराची के अंदर ये दोबारा ऐसा लगता है कि इससे मतलब कि वो जो लूट मार है, जो भत्ताखोरी है में इजाफा हुआ है, स्नैचिंग के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ हलक़ों को इस पर तवज्जो देना चाहिए और इसकी इब्तिदा ही में बेख़नी करनी चाहिए। अच्छा, ताजिरों पे एक इल्ज़ाम लगता है उम्मन जो है कि अशिया जो आती हैं, जो होलसेल मार्केटों से लाते हैं, जो निचली सतह पे दुकानदार हैं, वो महंगी जो है बेचते हैं। जैसे चीनी के हवाले से भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं और दीगर चीज़ें हैं, वहाँ कुछ फ़र्क महसूस होता है चीज़ों में। तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं ताजिरों की वकालत तो नहीं करूँगा। देखिए, हमारे यहाँ हर किस्म के लोग होते हैं और ज़ायद मुनाफा, लालच हर इंसान की कमज़ोरी है। तो मैं इसको प्रमोट नहीं करता। मैं अपनी बहैसियत तंजीम के मैं कहूँ कि जी वो इसकी छूट दी जाए, हम इसको डिस्करेज करते हैं। लेकिन हम डिस्करेज करने वाली जो ताकत है वो हम नहीं हैं। इसमें इसको जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है वो नहीं है हमारे यहाँ। आप बताएं ना कि जो रेट हैं उनको कंट्रोल करने वाला कौन है, और जो रेट आते भी हैं, अगर आप देखें कि वो डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए हैं, मज़हक़ा खेज़ रेट होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि साहब चने की दाल जो है वो 120 रुपये बिकेगी। अब चने की दाल होलसेल मार्केट में 140 रुपये है। सही बात है। तो वो 120 रुपये कैसे बेचेगा? अच्छा, फिर ये कि वो लोग मुर्गी भी इस तरह मुर्गी के हैं। इसी तरह दूध के रेट हाई कोर्ट ने जो मुकर्रर किए वो 94 रुपीज़ है। अब मार्केट में 120 रुपये बिक रहा है। तो बात यह है कि एक तो कम्युनिकेशन नहीं है और फिर वो लोग करना ही नहीं चाहते हैं, ओवरलोडेड हैं। अब आप देखें ना, ज़्यादा क्या होता है जब अगर महंगाई का होता है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने आके दौरे करने शुरू कर दिए मार्केटों के, इस पे 5,000 जुर्माना, इस पे 10,000 जुर्माना, इस पे 25,000 जुर्माना। अब उस जुर्माने के बाद क्या होता है? फिर वो मज़ीद महंगाई करता है, उस जुर्माने को भी आवाम भी डालता है। तो इसमें एक मरबूत निज़ाम होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस का एक ठोस निज़ाम हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसको छोड़ दें। मैं कराची के अंदर एक चीज़ और पाई जाती है कि वो औज़ान पूरे नहीं हैं। अच्छा। जी हाँ, और ये इस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। बाज़ जो ठेले वाले हैं वो उनके बाँट अलग होते हैं। आपका वो कहाँ है औज़ान और पैमाइश का डिपार्टमेंट, वो कहाँ चेक करता है? वो भी रिश्वतें लेता है और चला जाता है। हम ये समझते हैं जी ये चीज़ सस्ती दे रहा है, लेकिन वो सस्ती नहीं दे रहा। उसका बाँट ख़राब है या उसका तराजू ख़राब है। ये इसको बैलेंस करने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए और वो चेक करे ना ताजरों को, और जो ताजिर इसमें मुलविस पाए जाएँ उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। देखें, इस्लाम जो है वो जायज़ मुनाफे की इजाज़त देता है, नाजायज़ मुनाफे की इजाज़त कोई भी नहीं देता। और ये ना इसका कोई अखलाक़ी जवाज़ है ना कोई इसका दीनी जवाज़ है। महमूद हामिद साहब, मुझे ये बताएं कि स्मॉल ट्रेडर्स जो है
आपकी जो तंजीम है ये ताजिरों के मसाइल को किस तरह से समझती है कि वो हल हो सकते हैं, और हुकूमत जो अब ये ज़ाहिर है बजट आने वाला है जून में या जून से पहले आ जाएगा, उसमें टैक्सेस के मामलात होंगे और फिर महंगाई का एक जो सैलाब आने वाला है, क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि किस तरह का बजट हो जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले और ताजिरों को रिलीफ मिले? देखिए, हम लोग अपनी तंजीमी सतह के ऊपर तो ताजरों के लिए जो काम करते हैं वो ये कि उनको पहली बात ये कि जो टैक्सों के बारे में मालूमात हैं वो उनको फराहम करते हैं। और हमारा जो चूँकि एफिलेशन चैम्बर के साथ भी है और हमारा बहुत एक राब्ता रहा मरहूम सिराज कासिम तेली साहब से, और उन्होंने बहुत ताजरों के लिए, छोटे ताजरों के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और इसी तरह हमारे स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी के चेयरमैन हैं अब्दुल मजीद मेमन साहब, उनसे भी हमारा राब्ता रहता है। तो हम एक तो ये कि उनकी रहनुमाई करते हैं। मसलन ये कि यहाँ एक ट्रेंड ये चला हुआ है कि वो सरकारी एहलकार आता है मार्केट के अंदर और वो कहता है जी आपने प्रोफेशनल टैक्स देना है, जी आपके पास 10,000 रुपये लगेगा और 25,000 रुपये लगेगा और आपने पिछला नहीं भरा, मतलब वो ऐसा उसको हवा खड़ा करेगा कि वो दुकानदार डर जाता है, यार पता नहीं मेरे पर क्या है। तो हम ये अवेयरनेस पैदा करेंगे भाई तुम्हारे पास कितना टैक्स, तुम्हारे पर लग कितना रहा है, वो हम कहते हैं हर एक से कहते हैं शरह लाओ, और नहीं होती तो हम प्रोवाइड करते हैं। मैं कराची चैम्बर की लोकल प्रोविंशियल एंड लोकल टैक्स कमेटी का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो हमारे चेयरमैन हैं तनवीर बारी साहब, तो अच्छा कम्युनिकेशन है। तो हम कहते हैं भाई अगर आपका टैक्स 1,000 रुपये बन रहा है तो आप बिल्कुल 1,000 रुपये दीजिए, आप मत दीजिए रिश्वत। और इस कल्चर को हम फ़रोग़ दे रहे हैं, इसलिए कि पैसा कौमी ख़जाने में जाना चाहिए। कौमी ख़जाने में जाएगा तो वो उसका फ़ायदा कुछ ना कुछ मिलेगा। वो अलग मौजू है कि करप्शन है ये, हम वहाँ दें ही नहीं, हम एहलकार को 500 रुपये दे के अपनी जान छुड़ा लें। तो एक तो हम ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी हमने हमारी तंजीम का और हमारे जो कायद थे उमर सीरिया साहब का बहुत बड़ा एक रोल है यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम को लाने के लिए। ये ख़ुद तशख़ीसी निज़ाम है ना, जो आदमी अपना इनकम टैक्स भर के दे देता है उसे वो कबूल कर लेते हैं, तो इससे टैक्स नेट में लोग ज़्यादा आते हैं। तो एक तो हम यानी कि एक तो काम ये करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मसाइल के हवाले से, तो उसमें यही है कि हम मसाइल इंतज़ामिया से मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं, और नहीं होती है तो हम चैम्बर को भी इन्वॉल्व करते हैं और चैम्बर का मसला, चैम्बर हमारे साथ ताउन भी करता है। अभी देखें जैसे कराची बस्ती के अंदर ये पोर्टल पोर्टल म्यूनिसिपल टैक्स का मसला आया था, तो उसके लिए हमने चैम्बर से रब्ता किया, फिर उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, फिर हमारी भी मुलाकात हुई वज़ीर बल्दियात से। तो उनको हमने मौक़िफ़ दिया अपना कि भाई इस वक्त कोरोना भी है और लोगों के मसाइल भी हैं, तो आपसे तो हम रिलीफ चाहते हैं ना कि आप लोगों ने जो है 500-600% टैक्स बढ़ा दिया, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने हमदर्दी से सुना, ये मसला सुना और हल की तरफ जा रहा है। इसी तरह और दीगर मसाइल हैं जो टैक्सों के हवाले से आते रहते हैं। अमन अमान का मसला है, इसको हम उठाते रहते हैं, और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इसकी संगीनी में इजाफ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको भी उठाएँगे। और मैं समझता हूँ जैसे पहले मसाइल हमारे हल हुए हैं, इंशाल्लाह हल होंगे। महमूद हामिद साहब, जैसे कि मैंने पहले भी शुरू में ज़िक्र किया था, मुल्क भर में महंगाई है उरूज पर, और अभी बजट भी जैसे आने वाला है, जून में या जून से पहले आ जाएगा। तो आप कोई हुकूमत को तजवीज़ देना चाहें कि किस तरह महंगाई को कंट्रोल करे, ये ज़रा सा मुख्तसरन। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया बहरानी कैफियत से गुजर रही है कोविड की वजह से। अब ये जो बजट आ रहा है तो हम इसमें यही तवक्को करते हैं, और हमारी मशवरा ये है कि इस बजट को आप आवाम दोस्त बजट बनाएं, इसलिए कि अब किसी नए टैक्स के और टैक्स में इजाफे के मुतामिल नहीं हो सकते। जैसे कि आपने कहा भी था कि हम इमरान खान ने ये वादा किया था कि हम ऐसे पॉलिसीज़ लाएंगे जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। देखिए, कोविड की वजह से 35% ताजिर जो है वो दिवालिया होके आउट हो गया मार्केट से। वो नौकरी कर रहा है, वो चिंची चला रहा है, वो कहीं मतलब होटल के ऊपर बैठा बर्तन धो रहा है। तो ये सूरत हाल है, और जो ताजिर बच गया है वो भी इस वक्त बहरानी कैफियत में है।
और मैं आपको बताऊं कि इसमें एक और जो हमारा तबका है वो इस वक्त हमारे ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उम्रा कराने वाले हैं और टूर कराने वाले हैं, वो 11 माह से बेरोज़गार हैं। उनके अंदर भी कई लोग इस गम से और इंतकाल कर गए हैं। तो बजट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिले और आप गरीब पे बजट टैक्स ना लगाएं, गरीब पे टैक्स ना लगाएं। आपको टैक्स लगाना है तो आप वडेरों पे लगाएं, जागीरदारों पे लगाएं। आप ये देखें कि आप ताजरों से डिमांड करते हैं, 23 किस्म के टैक्स हमसे लिए जाते हैं और इस मुल्क के जागीरदार के ऊपर और इस मुल्क के वडेरे के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसकी ज़रिए आमदनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और जो मतलब हर बड़े शहर के अंदर बंगला रखता है और गाड़ी रखता है, प्राइडो गाड़ी के अंदर घूमता है, आप उससे कितना टैक्स लेते हैं? ज़रूरी सेक्टर से कितना टैक्स आता है? तो आप उनकी आमदनियों पर टैक्स लगाएं, उनसे लें जो यहाँ के इस मुल्क के वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। गरीब आदमी तो अगर 50 रुपये का वो बैलेंस डलवाता है तो उसके अंदर भी उसके 10-12 रुपये कट जाते हैं, वो कॉल करता है तो उसमें भी कट जाते हैं। तो खुदारा जब आपने कहा था कि हम एक अवाम दोस्त रियासत बनाएंगे और सबसे बढ़कर मदीने की रियासत बनाएंगे, तो मदीने की रियासत के अंदर तो गरीब की सुनी जाती थी, गरीबों की रियासत थी। तो इसको गरीबों की रियासत बनाएं और अमीरों से जो मराद याफ्ता तबका है उनसे आप टैक्स लें ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। नाज़रीन, आपने महमूद हामिद साहब की गुफ्तगू सुनी, काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।